और आज की कक्षा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। पूरी बात करेंगे कि निबंध लिखने का सलीका कैसा होना चाहिए, ढंग कैसा होना चाहिए, आपकी शब्द शैली कैसी होनी चाहिए, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, आपकी भाषा का प्रवाह कैसा होना चाहिए और साथ में प्रमुख निबंध कितने हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और सिंपल चीज है, अगर आपके विचार जबरदस्त हैं, आपने उसको उदाहरण के तरीके दिया है और आपने फिर निष्कर्ष निकाला है तो अच्छा निबंध बन गया। दैट्स इट। निष्कर्ष आपने पहले लिख दिया, उदाहरण आपने पहले दे दिया, बात अपनी बोली ही नहीं। तो ऐसी स्थितियां जब बनती है तब वहां पर आपके नंबर कटे हैं। ठीक है, तो बिना समय को जाया करते हुए शुरुआत से मैं आपको समझाता हूँ एक अच्छा निबंध कैसे लिखते हैं। एक ऐसा निबंध, एक ऐसा बढ़िया सा निबंध जिसे लिखने के बाद में मुझे 9 के 9 नंबर मिल जाएं। उसे कैसे लिखें, कितने पेजेस में लिखना ठीक है, 4, 5, 6, 7, 2, 3, कितने पेजेस में लिखा जाए। ऐसे हजारों सवाल आपके अंदर होते हैं कि अगर कोई निबंध आपकी परीक्षा में पूछा गया है तो उसको लिखना कितना है, कैसे है, किस तरीके से है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। मतलब 9 में से 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, उससे ज्यादा कम ना हो, है ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की कक्षा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। पूरी बात करेंगे कि निबंध लिखने का सलीका कैसा होना चाहिए, ढंग कैसा होना चाहिए, आपकी शब्द शैली कैसी होनी चाहिए, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, आपकी भाषा का प्रवाह कैसा होना चाहिए और साथ में प्रमुख निबंध कितने हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और एक निबंध में लिखकर भी लाया हूं, उससे भी आपको जानकारी मिलेगी कि निबंध को बढ़िया कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बिना समय को जाया करते हुए शुरुआत से मैं आपको समझाता हूं। जैसे सिंपल चीज है, सबसे शुरुआती चीज निबंध क्या होता है। अब आप कहोगे कि सर निबंध सीधा लिखना बताओ, ये निबंध क्या होता है, क्या ही करेंगे जान के। देखो, आप कुछ मूलभूत चीजें जानो तभी आप एक बढ़िया निबंध लिख पाओगे। जैसे कि किसी विषय पर विचारों की जो क्रमबद्ध और भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। अब यहीं पर एक बात ध्यान रखना कि किसी भी निबंध में दो चीजें जरूरी हैं, एक होना है क्रम जरूरी और दूसरा है भाव। अगर आपने कोई निबंध लिखा, मतलब आपने अगर मान लो लिखा है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, आपने पहले कोई बात बोल दी जो बात आपके क्रम में नहीं आ रही है। जैसे सिंपल सोचो कि आप जैसे 6th क्लास के बाद में 7th में जाते हो, 8 के बाद में 10th में जाते हो, ये क्रम से जा रहे हो। अगर वो क्रम आपने तोड़ दिया तो समझ में ही नहीं आएगा कि आप कौन सी क्लास में हो। ऐसे ही निबंध का एक जो फ्लो है, जो क्रम है, वो आपने तोड़ दिया। जो बात आगे कहनी वो आपने शुरू में कह दी, निष्कर्ष आपने पहले लिख दिया, उदाहरण आपने पहले दे दिया, बात अपनी बोली ही नहीं। तो ऐसी स्थितियां जब बनती है तब वहां पर आपके नंबर कटते हैं। टीचर को भी समझ आती है ना, अनुभव बहुत सारा है उसे। तो आपका क्रम होना चाहिए प्लस भाव होना चाहिए। आपके निबंध में आत्मीयता होनी चाहिए, आपके निबंध में एक ऐसा जुड़ाव होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ, ये निबंध कोई लिखा है व्यक्ति या बच्चा जिसे समझ है निबंध लिखने की, रटा रटाई बात नहीं लिख रहा है या कहीं कॉपी से पेन से रट के आया है या फिर कहीं छाप नहीं रहा है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप रियल टाइम टच दोगे, रियल टाइम एक्सपीरियंस दोगे। जैसे आपसे पूछ लिया पर्यावरण पर लिखो निबंध, तो पर्यावरण पर निबंध लिखते लिखते आप ये भी बताओ कि पर्यावरण हमारे यहाँ कैसा है, पर्यावरण की स्थिति में आपको कैसा देखना पड़ता है, किस समस्या का सामना करना पड़ता है, कैसे कोहरे हो जाते हैं। अगर आप महानगरों की बात करते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, महानगरों में कितनी समस्याएं हो जाती हैं, रोड पर कुछ दिखाई नहीं देता, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप पर्यावरण की कहानी को ऐसे समझा सकते हो, रियल टाइम एक्सपीरियंस दे सकते हो। लिखने को तो हर कोई लिखता है कि पर्यावरण पर धनावरण होता है, ये होता है, पर्यावरण प्रदूषण ये होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, 10 चीजें हैं। पर्यावरण प्रदूषण अगर टॉपिक है आपका, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग है। एक में भाव है और एक है किताबी बात। तो किताबी बातों में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे जब तक आप उसे व्यक्तिगत भाव से नहीं जोड़ोगे, आप अपने अनुभवों से नहीं जोड़ोगे, आप अपने आप को निबंध के अंतर्गत जब तक नहीं लाओगे, वो महसूस नहीं होगा, वो भाव नहीं आएगा। फिर देखिए इसकी भाषा, दूसरी सब जरूरी चीज है। देखो, अगर क्रम और भाव भी आपकी अच्छी है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है भाषा। बहुत सारे बच्चे भाषा बहुत तत्सम वाली कर देते हैं कि जैसे कहते हैं श्री राम कि मैं वनवास की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं, तो ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आपको कहना है मैं जंगल में जा रहा हूं। सरल भाषा, शुद्ध भाषा, सटीक भाषा, सिंपल भाषा, प्रवाहपूर्ण शैली, प्रभावपूर्ण शैली, ये होना जरूरी है। शुद्ध होना चाहिए। ध्यान देना है निबंध में आपकी वर्तनी नहीं गलत होनी चाहिए, यानी जितनी भी अशुद्धियां होती हैं आपको कोशिश करनी है नहीं करनी है। वर्तनी सही होना चाहिए, विराम चिन्ह सही जगह पर लगना चाहिए। अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, बाकी जितने भी उद्धरण चिन्ह है, जितने भी विराम चिन्ह लगाने हैं, सब एक सटीक सही समय पर लगना जरूरी है। और सिंपल चीज है, अगर आपके विचार जबरदस्त हैं, आपने उसको उदाहरण के तरीके दिया है और आपने फिर निष्कर्ष निकाला है तो अच्छा निबंध बन गया। दैट्स इट। मतलब किसी टॉपिक पर आपने विचार दिए,
कि ये प्रदूषण, मान लो पर्यावरण प्रदूषण है तो ये होता है। उदाहरण दिया कि महानगरों में, देश में, गांव में, हर जगह। बता दो गांव में नहीं दिखता, कह दो गांव में भी बढ़ रहा है क्योंकि स्थितियां खराब हो रही हैं। निष्कर्ष दो कि कैसे प्रदूषण को अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ निष्कर्ष में देखो 2-3 चीजें ध्यान रखना है। हमेशा निबंध के निष्कर्ष में एक सकारात्मकता रखनी है। मतलब प्रदूषण है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये मत कह दो कि प्रदूषण कभी खत्म ही नहीं होगा। आप ये कहो कि क्या क्या कदम उठा सकते हैं, कैसे इसे सही कर सकते हैं, कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं, ये बातें आपको करनी है। दूसरी जरूरी चीज है निबंध की आदर्श संरचना क्या होती है। जैसे आपका सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि सर कितने पेज में लिखें। कितने पेज में ना लिखो भाई, समझो कैसे क्या करना है आपको। पहली चीज भूमिका लिखनी है आपको 2 से 3 पंक्तियों में। भूमिका में क्या होता है, जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं, जिसे आप परिचय कहते हैं, यानी आप इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे आपसे कहा जाए पर्यावरण प्रदूषण क्या है, या पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए, तो आप लिखते हैं पर्यावरण प्रदूषण। आप कहते हैं कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो जब प्रदूषित हो जाता है किन्हीं कारणों से, चाहे हमारा कारण हो यानी मानव द्वारा किए गए किसी कारण से होता है, या प्राकृतिक किसी आपदा से होता है, किसी भी स्थिति में किसी भी कारण से जब वो प्रदूषित हो जाता है तब प्रदूषण होता है। कई प्रकार होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ऐसे ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण। 2-3 पंक्तियों में समेट दिया आपने। अब ये इम्पैक्टफुल है। कुछ बच्चे करते हैं 10 पेज उसी को छापने लग जाते हैं। कुछ बच्चे, मतलब आपको हमेशा समझना है ये बहुत ज्यादा शॉर्ट में होना चाहिए। आपको 2 से 3 लाइन, जैसे इसने बोला, आप मान लो 5 लाइन भी ले लो, लेकिन इसमें अपनी पूरी बात बोल जाओ, ठीक, और बड़ा अच्छा शब्द और अच्छे भाव के साथ में लिखो। विषय का विस्तार आपको 4 से 6 अनुच्छेद में करने हैं, यानी कि इसे आप कहते हैं पैराग्राफ। यानी मान के चले इसको भी 5 से 6 पैराग्राफ लेकर चलो। मतलब एक पैराग्राफ मान लो इतने में आया, दूसरा पैराग्राफ इतने में आया, तीसरा भी इतने में आया, चौथा भी इतने में आया, पांचवा भी इतने में आया। अब मान के चलो कोई आपने भूमिका को एक में लिख दिया, 1 पेज, ये आपके आ गए कितने में, 1 2 3 4 5 पेज, यानी 4 से 5 पेज यहां आपका लग गया, 1 पेज यहां आपका लग गया। अभी हमारा बना है 5 पेज, ठीक। और आपको उपसंहार भी लिखना है, 1 पेज उसके लिए दे दो, यानी मान के चलो कि 4 2 6, यानी 6 से 7 पेज, या कम से कम 5 से 6 पेज तो होने ही चाहिए। अब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको उपसंहार भी लिखना है, वो भी 2-3 पंक्तियों में। जैसे आप भूमिका लिखते हैं वैसे आप निष्कर्ष लिखते हैं। उपसंहार को निष्कर्ष भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। अब ये आपका इंपैक्टफुल होता है, जिसमें 9 में से 9 नंबर सीधे आपको पूरे मिलते हैं बिना किसी परेशानी के, ठीक है। और बात कर ले भूमिका कैसे लिखना है। सवाल आपका आएगा सर भूमिका मतलब शुरुआत में जो प्रस्तावना लिखनी है वो कैसे बढ़िया से लिखना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको सिंपल परिचय देकर कोई सूक्ति, कोई प्रश्न, कोई तथ्य से शुरू करना है। आपके दिमाग में कोई सूक्ति आ रही है संस्कृत की, उसे लिख दो। अगर कोई तथ्य आ रहा है, कोई प्रश्न आ रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपने वहीं पर एक तथ्य दिया कि पर्यावरण प्रदूषण से भविष्य ऐसा होने वाला है, क्या ये बदलने के प्रभावी तरीके बनेगा, क्या हम इसको सही कर पाएंगे। ऐसे कुछ सवाल जवाब भी कर लो तो इंपैक्टफुल लगे, मन करे कि अच्छा बच्चा कुछ करने जा रहा है, कुछ ऐसा इनोवेशन उसने सोचा है कि बाकी ने नहीं सोचा है, ठीक। तो इन छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना है। और भूमिका कभी लंबी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था 2 से 3 पंक्तियां कहा था ना, मैंने आपसे कहा 3 से 4 ले लो, 5 ले लो, लेकिन बहुत लंबी मत ले जाओ, ठीक है। भूमिका बहुत लंबी बिल्कुल भी नहीं करनी है, लिमिटेड स्पेस में करनी है। और अब तो आपकी जो कॉपी आने वाली है वो आप जानते हैं कि आपकी कॉपी जो पहले इस प्रकार से आती थी, अब आपकी कॉपी इस प्रकार से आएगी, ठीक। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि इस कॉपी में आपको कैसे लिखना है। वैसे एग्जाम जब नजदीक आएगा मैं इस बारे में आपको बताऊंगा ही, उसके लिए परेशान मत होना। अब यहाँ पर भाषा शैली, जैसे हमने बात भी कर लिया कि सरल भाषा, सिंपल हो, शुद्ध हो, कठिन शब्द का प्रयोग नहीं करना है, कठिन शब्दों से बचना है, और भाव के अनुकूल शब्द हो, जहां पर जैसा भाव है वहां उस प्रकार के शब्द का प्रयोग करें, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज है। अब यहाँ पर एक मैं उदाहरण भी लेकर आया हूं कि मान लो पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना है। प्रस्तावना देखो मैंने कितना सटीक लिखा है, कितने पंक्ति में है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया है। आप चाहो तो इसे थोड़ा कम ही कर लो और चाहो तो इतना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ ऊपर जरा इसको समझते हैं।
विकास तथा सुव्यवस्थित जीवन क्रम के लिए सभी जीवधारियों को एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण वह होता है जिसमें उसके सभी घटक निश्चित एवं उचित मात्रा में होते हैं। किंतु जब वातावरण में किसी एक या अनेक घटकों की मात्रा आवश्यकता से अधिक या कम हो जाए, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, नाइट्रोजन कम या ज्यादा, कोई भी स्थिति बने, अथवा उसमें हानिकारक तत्वों का प्रवेश हो जाता है, तब वातावरण दूषित हो जाता है। यह दूषित वातावरण जीवधारियों के लिए, जो जीवित हैं, जैसे हम लोग और बाकी जितने भी लोग जीवित हैं, विभिन्न रूपों में हानिकारक सिद्ध होती है। वातावरण के इसी दूषित रूप को प्रदूषण कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो कितना सटीक तरीके से, कितना बेहतरीन तरीके से इस प्रस्तावना को लिखा गया है, जिसमें प्रदूषण को पूरा परिभाषित ही कर दिया है, और इतने बेहतरीन तरीके से कि क्या है प्रदूषण, क्यों है प्रदूषण, क्या क्या करता है प्रदूषण, इतने में आपको सब कुछ मिल गया। ये होता है सटीक। यहाँ पर आपको जितने नंबर चाहिए ना, वो सबके सब नंबर आपको टीचर प्रोवाइड कर देगा। टोटल 100% अंक आपको इतने में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखना है फिर लिखना है कि प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं। विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देशों में प्रदूषण की समस्या व्यापक रूप से विद्यमान है। क्यों? क्योंकि जो विकसित है या फिर विकासशील है, जैसे हमारा देश विकासशील है, कुछ देश हैं जो विकसित हैं, डेवलप्ड हैं, दोनों में क्या है कि कारखाने हैं, कई सारी समस्याएं हैं, जनसंख्या है, यातायात है, वाहन है इतने सारे, तो इनसे प्रदूषण बहुत सारे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो वायु प्रदूषण, इसको भी एक ही पेज में लिखा है, ऐसा नहीं कि 3-4 पेज लेगा, नहीं, एक पेज में वायु प्रदूषण क्या है पूरी चीज देख लो। वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और अज्ञानता के कारण इस संतुलन को निरंतर बिगाड़ रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई, मतलब बहुत कटाई हो रही है बिना कारणों से, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है। मिलों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं तथा वाहनों से उत्सर्जित गैसें वायु को प्रदूषित कर रही है। कोयला और तेल के जलने से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड वायु में मिलकर वर्षा के साथ गंधक अम्ल मिला रहा है, जिससे श्वसन संबंधी रोग, आंखों में जलन, इमारतों, धुओं और वस्त्रों को क्षति पहुंच रही है। जैसे कि आपने सुना होगा, ताजमहल का जो सफेद रंग है वो कहीं ना कहीं पीला पड़ रहा है, उसका रंग बदल रहा है कुछ कारणों से, वो जो आपका वायु प्रदूषण है इसी कारण से हो रहा है। ठीक है, फिर यहां पर आपने समझाया कि जल प्रदूषण क्या होता है, यह भी एक प्रकार है। जल सभी जीवधारियों के जीवन का आधार है। पौधे जल में घुले पोषक तत्वों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जल में खनिज तत्व, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ और गैसें संतुलित मात्रा में होती हैं। जब यह संतुलन बिगड़ता है तब जल प्रदूषित होकर हानिकारक बन जाता है। दुर्भाग्यवश अनेक नगरों, नदियों में औद्योगिक कचरा, मलमूत्र, अन्य अपशिष्ट प्रवाहित किए जाते हैं, जिसके कारण अधिकांश नदियों का जो पानी है अब पीने योग्य नहीं बचा है। पहले नदी का पानी, कुएं का पानी पीने योग्य था, अब ये पीने योग्य ही नहीं बचा है। फिर हमारे सामने है रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये क्या होता है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्रों तथा परमाणु परीक्षणों के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। यह प्रदूषण न केवल वर्तमान जीवन के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत घातक है। परमाणु विस्फोट के साथ उत्पन्न रेडियोधर्मी कण वायुमंडल की ऊपरी परतों में पहुंचकर ठंडे हो जाते हैं और वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे जल, वायु, भूमि प्रदूषित होते हैं। तो ये रेडियोधर्मी प्रदूषण भी समझा दिया गया। आगे बात करें अगर हम, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तो वही यातायात, वाहन, लाउडस्पीकर, कारखानों की मशीनें, विमान, जो सायरन की आवाज है, ये सभी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं। सिंपल चीज है। अत्यधिक ध्वनि तरंगे मनुष्य की श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति को प्रभावित करती हैं। इससे बहरापन, अनिद्रा यानी नींद न लगना, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कभी कभी मानसिक रोगों की भी संभावना बन जाती है ध्वनि प्रदूषण के कारण। अब इसके आगे अगर हम यहीं पर चर्चा कर रहे हो, यहीं पर और समझने का प्रयास करें। आगे क्या लिखेंगे आप? आगे लिखेंगे कि ये जो प्रदूषण है इस पर नियंत्रण कैसे करना है। अपनी समस्या बता दी, अब समाधान देख लो। प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों स्तर पर ठोस प्रयास आवश्यक है। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने सन 1974 में प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम लागू किया, जिसके अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई। औद्योगिक कचरों के लिए मानक निर्धारित किए गए। नए उद्योगों को लाइसेंस देने से पूर्व अपशिष्ट निस्तारण की उचित व्यवस्था करना अनिवार्य किया गया। इसके साथ ही वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने हेतु कठोर कानून बने
और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जन सामान्य को जागरूक किया गया। अब इसके आगे देखेंगे उपसंहार, ये हमने बता दिया। अब हमने से उपसंहार बताया कि सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयासरत है, किंतु केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता यानी लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी जरूरी है, तभी एक स्थायी समाधान हम दे पाएंगे। यदि हम सभी मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करें तो ना केवल स्वस्थ जीवन जिएंगे बल्कि आने वाली पीढ़ी भी प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त कर सकेंगे। अतः प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का निर्माण करना हम सभी का पवित्र दायित्व है। और इस प्रकार से ये जो आपका प्रदूषण टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे निबंध लिखना है और मैंने इन सभी चीजों को बता दिया। जैसे हमने देखा 5-6 अनुच्छेद चाहिए वो देख दिया, एक में उपसंहार है, एक में परिचय है, सटीकता है। जो जो चीजें हमने देखी हैं कि निबंध लिखा कैसे जाता है, जो जो मैंने आपको नियम बताए हैं वो आपको दे दिया। विचार, उदाहरण और निष्कर्ष से अच्छा निबंध बनता है, यही उद्देश्य है आज के सेशन का और आपको समझाने का। अगर अब भी कोई प्रश्न आपको बन रहा है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के। इसी के साथ फिलहाल आप सभी बच्चों से विदाई चाहूंगा। मिलूंगा अगले सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।